नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। और कब तक तैयारी करते रहोगे? अब तो रेलवे की नौकरी भी लो मेरे प्यारे, भी बहुत टाइम हो लिया। और देखो भैया, हम जो पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आ रहा हो, आप देख लो। जो हमने रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट कराए थे, जो अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, सवाल बाहर तो ना जा रहे? सारे पहले करा रखे तुम्हें। पेपर लीक होने से पहले लीक हमने कर दिया। ठीक है प्यारे दोस्त। तो मेरे भाई चलो, आज फिर से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का एक और एक्सपेक्टेड पेपर करवा देता हूं। पूरे दिन का निचोड़ है मेरे प्यारे भाई। ऐसा एग्जाम आया है और आगे भी ऐसा ही आएगा, है ना। इससे भी मैं आपके 2-3 साल तो पेपर में डायरेक्ट फंसा ही दूंगा, डेटा चेंज करके। ठीक है मेरे भाई। आप हमारे चैनल पे जाइए, सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे रेलवे वाले एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा हमने यहां पे कंटेंट दिया हुआ है ना। रेलवे ग्रुप डी के मैंने 5 एग्जाम पेपर कराए। अगर ये भी बच्चा देख के जाता ना, तो कई सारे सवाल तो सेकंड में उड़ा देते, क्योंकि सीधे मैच कर रहे हैं भैया सवाल। ठीक है ना। और जो है, अब पेपर लगातार चल रहा है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूं। ठीक है। ये वो सवालों का कंपाइलेशन है जो बच्चा नहीं ढूंढ सकता। इतने सारे पेपर होते हैं, एक ही एग्जामिनर है, टीसीएससी पेपर करवा रही है, वही पेपर बना रही है। और मेरे पास तो सारे सवाल टाइप हैं, मैं डेली वर्ड फाइल खोल खोल के देखता हूं, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि कौन सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, किस सवाल की कितनी औकात है, कौन सा और आगे भी पूछा जाएगा। वो बच्चा नहीं कर सकता इतनी रिसर्च, इसलिए तो हम आपको एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। तो हर एक बच्चे को सॉल्व करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली हमारे इन जो है प्रैक्टिस सेट से रेलवे ग्रुप डी के पेपर में फायदा पहुंचा हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना प्यार जरूर बरसा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए आज की क्लास, और पहला सवाल करो। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है, टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। तो सवाल क्या है? 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और आंसर आपको बताना है परसेंटेज में। ठीक है ना। तो यहां बात हो रही है भैया वॉशिंग मशीन की और टीवी की। ठीक है। बोला वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कितना कम है? 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन ले 2/, वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 40% कम है, यानी कि टीवी का प्राइस अगर 5 है, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है? 3। तो एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के किसका प्राइस का रेशियो है कि नहीं बच्चों? अब हुआ क्या, वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 64%। ठीक है। और टीवी की कीमत क्या हो जाती है? 20% कम हो जाती है। ठीक बात है। तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल पूछा 5 वॉशिंग मशीन 7 टीवी की कीमत में कुल चेंज क्या आएगा? एक वॉशिंग मशीन 3 की है, तो 5 वॉशिंग मशीन कितने की होंगी? 5 से गुणा। एक टीवी का प्राइस 5 है, तो 7 टीवी का प्राइस क्या आएगा? 7 से गुणा। तो आप 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के प्राइस का रेशियो ले लोगे। बताओ ये रेशियो क्या आ गया मेरे भाई? 5 से 5 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया? 3:, तो ये रेशियो आ गया मेरे भाई 3:7। ये 5 वॉशिंग मशीन 7 टीवी की कीमत का अनुपात आ गया। ठीक है ना बच्चों। हमने चेंज किया है, तो आप बताओ कुल नेट चेंज कितना आएगा? वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना बढ़ जाएगा? 3 का 64%, यानी कि 192। टीवी की कीमत कितना कम हो जाएगी? 7 का 20%, यानी कि -140। तो 192 और -140 कितना आ गया? 52% आ गया। इतनी कीमत बढ़ जाएगी कितने के समान पर? 3, 7, 10 के समान पर बटे 10। तो 52/10 यानी कि 5.2, यानी कि 5.2% कीमत इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है ना। बढ़िया सवाल। आगे चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है, जहां डी और ई एबी बीसी पर पॉइंट है। चलिए, सवाल यहां तक पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए, सिमिलरिटी का सवाल है। डीई एसी के पैरेलल है, तो मैं एसी को बना लेता हूं नीचे। ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन डीई इस तरीके से खींची गई है कि ये जो लाइन है डीई किसके समांतर है? ये लाइन डीई एसी के पैरेलल है। आगे सवाल में क्या बोला गया है? डी ए बी पर है और ई बी सी पर है। बीडी की लंबाई 12 है। ठीक है बच्चों। एडी की लंबाई 11 है।
तो पूछा है ट्राइंगल बीडीई के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज एडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपसे ट्राइंगल बीडीई के एरिया और नीचे जो ट्रेपेजियम है कौन सा, डीईसी है, यही है ना, एडीईसी, एडीईसी, इसके एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। बताइए कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से। अगर हमने यहां पर लाइन डीई एसी के पैरेलल खींचे तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े दो सिमिलर हैं। छोटा ट्राइंगल बीडीई और बड़ा वाला ट्राइंगल बीएसी, ये सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। भाई छोटे ट्राइंगल की साइड कितनी है, 12। बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 12 + 11। तो छोटे ट्राइंगल की साइड है 12, बड़े ट्राइंगल की है 12 + 11 23। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और ये नीचे 23 का स्क्वायर 529। यानी कि मैं कह सकता हूं कि छोटे वाले ट्राइंगल बीडीई का एरिया कितना है, ट्राइंगल बीडीई का 144। और बताओ ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा आ जाएगा ना, है बच्चों। बड़े त्रिभुज बीएसी में से छोटे वाले बीडी का घटा दो आ जाएगा। तो 529 में से 44 घटाओ कितना आएगा, 5, 385। तो ये एरिया का रेशियो आ गया, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर 3। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 साल में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी और 2 दशमलव स्थानों तक आंसर बताना है। बताइए किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 12 साल में डबल हो जाएगी। ये देखो बेटा, डबल हो जाने का मतलब क्या है, कोई धनराशि डबल होगी, डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि 1 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, यानी कि 100%। 2 गुना हो जाने का मतलब आपको 100% ब्याज चाहिए, है कि नहीं बच्चों। कितने साल में, 12 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा, बटे 12। किससे चला जाएगा ये तो 4 से कट जाएगा ना, 25/3%। ये ब्याज की दर आ गई, यानी कि कितना, 8.33, 8.33% पर एनम। बोलो बात खत्म, ठीक है ना। आगे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। ये एलजेब्रा का बहुत फेमस सवाल है, इसका विस्तारित रूप आपको लिखना है ना। सवाल आपको दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि जोश में आके सॉल्व करने लगना, रे ऑप्शन भी तो दिए हैं, उनका यूज करो। a + b + c का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहां पे 5a + 7b + 3c का स्क्वायर करना है। तो 25a का वर्ग, 49b का वर्ग, 9c का वर्ग, ये आएगा। इनकी गुणा करूंगा तो 2ab करूंगा तो 2 पंजे 10, 7 70ab आएगा, 70ab आएगा, 74ab नहीं आएगा, तो गलत हो गया तीसरा ऑप्शन। इनकी गुणा करूंगा 2 7 14 तिया 42 BC आएगा, यानी कि 37 BC, पहला ऑप्शन भी कट गया। इनकी गुणा करूंगा मेरे भाई 5 तिया 15 दूनी 30 AC आएगा, तो 30 AC आएगा, 40 AC नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ फिर, इससे आसान है कोई तरीका करने का, ठीक है बच्चों। हाँ, इसी आसानी से अगर आपको पूरा रेलवे का कंप्लीट मैथ पढ़ना है, रीजन भी पढ़नी है बढ़िया टीचर से, जीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा बैच जो 1 दिसंबर से जिसकी लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, जो रेलवे 2026 के सभी एग्जाम को टारगेट करके हम पढ़ाएंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। देखो रेलवे की टूटी फूटी तैयारी करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन एक बार में संगठित तैयारी की अब ऐसी प्रिपरेशन होगी कि कोई भी पेपर दिलवा लो रेलवे का निकाल ही दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक टीचर की हेल्प चाहिए, क्योंकि इसमें ना साइंस पे आपको बहुत अच्छी कमांड बनाने, मैथ के आपको लेटेस्ट पैटर्न को बहुत अच्छे से पकड़ना है, वो हम आपको सिखाएंगे लाइव बैच में। बहुत कम फीस में बैच जो है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, 2 साल इसकी वैलिडिटी है, लाइव भी होगी और फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर कौन सा, 5 बनाओ। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी का ही है, 2022 का प्रीवियसर क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा बढ़िया सवाल डाला है। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं, बाकी खाली करने वाले पाइप हैं।
प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है। प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में पूर्णतः खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। एक टैंक में 30 पाइप लगाएं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। इसमें से हर एक भरने वाला पाइप, इसको मैं बोलता हूं इनलेट, एक इनलेट पाइप टंकी को कितने समय भर सकता है? 24 घंटे में। जबकि एक खाली करने वाला प्रत्येक आउटलेट पाइप कितने समय में खाली कर सकता है? 18 घंटे में। ठीक है ना बच्चे? तो मान लेते हैं 24 और 18 कैल्शियम क्या होता है? 72। हमने मान ली कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 72 है, तो एक इनलेट पाइप एक घंटे में कितना भरेगा? 24 दिया। एक आउटलेट पाइप एक घंटे में कितना खाली करेगा? 18 चौक 72, यानी कि माइनस का ये क्या आ गया? ये आ गया बच्चों इनकी एफिशिएंसी। ठीक है बच्चे? जब सभी पाइप को एक साथ खोल देते, यानी कि सारे के सारे 30 पाइप एक साथ खोल दिए, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगता है? जब सारे पाइप एक साथ खोलते हैं तो पूरी टंकी 1.5 घंटे में भर जाती है। तो आपसे पूछा है दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है? कितने पाइप ऐसे हैं जिनका काम है खाली करना? ये सवाल शिफ्टिंग से भी हो जाता है, एलिगेशन भी लग जाता है, पर आप रेलवे वाले थोड़े कमजोर से बालक हो तो आप वो नहीं सीख पाओगे, है ना? तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं जो हर बच्चा समझ पाए, ठीक है ना? वरना शॉर्ट तरीका और भी है लेकिन आपके काम का नहीं है। मान लीजिए मेरे भाई कि खाली करने वाले कितने पाइप हैं? n। यही है, n की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ अगर खाली करने वाले n पाइप हैं तो भरने वाले कितने पाइप होंगे भाई? टोटल पाइप तो 30 है ना, तो भरने वाले कितने पाइप होंगे? 30 माइनस ये फिल करने वाले पाइप होंगे, है कि नहीं सचिन? आप बताओ एक भरने वाला पाइप एक घंटे में कितना भरता है? 3 यूनिट। भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो अगर 30 माइनस n पाइप है तो कितना भरेंगे? 3 से गुणा। एक आउटलेट पाइप कितना खाली करता है एक घंटे में? तो n आउटलेट पाइप कितना खाली करेंगे? -4 से गुणा। ये क्या हुआ? एक घंटे में इतनी टंकी भरी जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक घंटे में भरेगी टंकी। अगर एक घंटे में इतनी टंकी भरी जाएगी, लेकिन सवाल तो कह रहा है पूरी टंकी कितने टाइम में भरी जाती है, तो 1.5 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 1.5 से गुणा। 1.5 घंटे में इतनी टंकी भर जाएगी, बोलो हाँ। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग पूरी टंकी कैपेसिटी है कितनी, यानी कि टंकी भरी कितनी गई है? दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। बताओ कोई समस्या यहां तक? नहीं। तो डेसिमल से यहां पे 0 कितनी बार जाएगा? 15 से 15 चौका 60 और 15 अट्ठे 120, तो कितना आएगा? 30 तिया 90 माइनस का 3n माइनस का 4n माइनस का 7n हो गया बराबर 48। तो 7n बराबर 90 माइनस 48 यानी कि 42। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 42। ठीक है ना? तो यानी कि खाली करने वाले कितने पाइप है? बढ़िया सवाल है ना? जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मजा आया होगा करके। आगे चलते, सवाल नंबर है आपके सामने 6। मैं कुछ अच्छे सवाल भी आज डाला हूं, ठीक है बच्चे? क्योंकि आप भी वही पुराने सवाल कर करके बोर हो गए हो, पूछ ही वही रहा है। ट्रायंगल एबीसी की साइड AB और AC को पॉइंट D तक बढ़ाया जाता है। एंगल CBD और BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। एंगल A 84 डिग्री है तो P का माप क्या है? देखो डायरेक्ट थ्योरम है भैया। मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है जी, क्या नाम देते हैं इसको? ABC। ABC एक त्रिभुज है। सवाल ये कह रहा है AB AC को DE तक बढ़ाया जाता है। हमने भुजा AB को बढ़ाया कहां तक? पॉइंट D तक। हमने भुजा AC को बढ़ाया आगे कहां? पॉइंट E तक। ठीक है ना बच्चे? अब एंगल CBD, तो ये CBD इसका बाइसेक्टर खींचा मैंने, बोलो। उसके बाद एंगल BCE इसका समद्विभाजक खींचा मैंने। कहां पर मिलते हैं? बिंदु P पर मिलते हैं। तो ये पॉइंट क्या आ गया? P आ गया। बोला है एंगल A 84 डिग्री का है, तो आपसे क्या पूछा है? एंगल P, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। यानी कि आप इस चित्र को देख के समझ पा रहे हैं कि एक त्रिभुज के 2 एंगल के बाह्य कोण समद्विभाजक खींचे, B और C का बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा, यहां पे मिलते हैं। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होते 90 डिग्री माइनस A/2। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है। यहां A की वैल्यू कितनी है? 84। तो 84/2 42। तो 90 माइनस 42 यानी कि एंगल कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर
तीसरा। आ जाइए बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर, किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत है 1,12,079। एक साल बाद इसकी कीमत बढ़ के हो जाती है 1,89,297। तो पूछा है भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। सवाल समझ रहे हैं? अगर आप यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो आप रोने लगोगे सवाल को देख के। देख पा रहे हो सवाल क्या है? आपके पास मान लो एक प्लॉट है ना, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्लॉट एरिया कितना है? 1,12,079 ठीक है ना। एक साल बाद इसी प्लॉट की कीमत कितनी हो गई है? 1,89,297 रुपीज हो गई। कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताइए कि मेरे प्यारे में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यही ना सवाल है। बताओ बच्चों। तो यार बेसिक तरीका क्या है? आप ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। ये क्या है? एक साल बाद फाइनल वैल्यू। आपको क्या निकालना है? नेट चेंज। पहले आप देखो कीमत बढ़ी कितनी, इससे भाग करो, गुणा 100%। पागल नहीं हो जाओगे करने में? देखो यहां बात क्या चले, लाखों में। अरे जब लाखों में बात चले तो 100-200 रुपए के लिए कोई रोएगा क्या? आप कोई प्लॉट खरीदोगे मान लो 1.5 लाख रुपए का, 100 रुपए ज्यादा देने पड़े अगर आप बीच में दलालों को, तो दे दोगे ना, रोगे तो नहीं ना। तो यहाँ पे 1,12,079 है, 79 है, तो क्या आप इसको 1,12,000 नहीं लिख सकते अप्रोक्स? है सचिन? होगी नहीं? ये क्या है? 1,89,297 है, 297 को क्या आप ऐसे लिख सकते? 1,89,000। अरे क्यों रोना मेरे भाई 200-300 रुपया के लिए, है कि नहीं? यानी कि मैं कह सकता हूं प्लॉट की कीमत इनिशियल ये थी और फाइनल ये होगी मेरे भाई, यानी कि कितना? ये 112 से कितनी हो गई? तो कट तो रहा नहीं, 16 7 112 है, और ये कटेगा नहीं ना, तो कितनी बढ़ गई? 77 बढ़ गई। पहले कितनी थी? नहीं, 9 में से 2 गया 7, 18 में से 11 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 18 माइनस 11 7, 77 बढ़ गई। और पहले कितनी थी? 112। तो कट गया मेरे भाई किससे? 7 से नहीं कट गया? 7 से कट गया, ये देखो ना है भाई। 7 से कितनी बार कट गया? 16 बार। और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 7 दूनी 14, 27 बार कट गया। यानी कि प्लॉट की कीमत अगर 16 थी तो 16 से कितनी होगी बढ़ के? तो कितनी बढ़ गई? 11 बटे, और 1/16 कितना होता है अप्रोक्स? 6.25%। और इसका क्या है ये? 11 गुना। तो आप बताओ ये लगभग कितना आएगा? 11 66, और ये 66 के बाद लगभग 2.75, यानी कि 66 और 3 लगभग 69% के करीब आएगा। तो अप्रोक्स 69% के करीब आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है कि नहीं? तो ऐसे करोगे तो ही आंसर आएगा, वरना मेरे भाई ठन ठन गोपाल हो जाओगे आप। आइए अगला। एक कस्बे की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 लाख, जो हर साल कितनी बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है। 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? तो भाई एक टाउन है, इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 2.5 लाख, जो हर साल 25% के हिसाब से बढ़ जाते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का। देखो ये लिख लिया मैंने प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट से 3 साल पहले, ठीक है बच्चों। और ये हो गया जी प्रेजेंट से 2 साल पहले। एक बात बताइए, अगर टाउन की पॉपुलेशन हर साल 25% बढ़ जाती है 1/4, यानी कि आज 4 है, तो 1 साल बाद क्या होगी? 5। 1 साल में पॉपुलेशन 4 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 5। तो जो होता 3 साल में पॉपुलेशन क्या होगी? पावर 3। अगर 1 साल में पॉपुलेशन 4 से 5 हो रही, तो 3 साल में क्या होगी पॉपुलेशन? 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब यानी कि 125। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 125 है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? 64, है ना? क्योंकि 3 साल पहले, तभी तो 3 साल बाद आप प्रेजेंट में जाओगे, तो 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रहेगी भाई? 3 साल के बीच में और 2 साल के बीच में कितना गैप है? 3 साल पहले
प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 2 साल पहले, 1 साल का ही तो गैप है। हर साल कितनी बढ़ रही है? 25%। तो पॉपुलेशन 64 का 25%, 64 का 1/4 कितनी बढ़ेगी? 16। और बढ़ के कितनी हो जाएगी? 80। आपसे क्या पूछा? 3 साल पहले की और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस, यानी कि यही तो है 16। 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस 16 की वैल्यू पूछी है, 16 का मल्टीपल ही आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन है। ठीक है। प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है टाउन की? 125, जबकि प्रेजेंट में कितनी है? 2.5 लाख। बताओ कितने गुना? 2000 है ना बच्चों। तो अगर ये 2000 गुना है तो 16 की वैल्यू भी 2000 गुना आएगी, यानी कि 32,000 इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है कि नहीं सचिन? चलो आगे चलते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है जब नदी 2.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। तो उसे एक स्थान तक पहुंचने और वापस आने में 1.2 घंटे लगते हैं। तो बताइए वह स्थान कितनी दूर है? हाउ फार इज द प्लेस? बताइए कैसे करेंगे? आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। एक आदमी स्थिर जल में किस स्पीड से नाव चलाता है? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। नदी किस स्पीड से बह रही है? 2.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखो भाई, मान लो एक आदमी नाव से एक जगह से, इस जगह से दूसरी जगह तक जाता है, फिर लौट के वापस आता है, यही है ना बच्चों? तो आप मुझे बताओ, ये कह सकते हैं अगर वो नाव की दिशा में जाएगा तो लौट के नाव की सॉरी, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो जो लौट के आएगा तो धारा की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x+y, यानी कि 12 और 2.2 कितना आ गया? 14.2 किलोमीटर पर आवर। और लौट के किस स्पीड से आएगा? 12 में से 2.2 घटाओगे x-y, 9.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? गया 14.2 की स्पीड से तो आएगा 9.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने जाने में कुल टाइम कितना लगा? 1.2 आवर्स। आपको कंसेप्ट पता है? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो फिर लौट के आते हो, अगर जर्नी का टोटल टाइम दिया है तो डिस्टेंस कितनी होगी? भैया कंसेप्ट पता होना चाहिए। S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ जर्नी का। ठीक है ना? आपको क्या रखना है? यहां पर केवल वैल्यू रखनी है। तो S1 कितना आ जाएगा? 14.2 और S2 9.8 और नीचे S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा? 14.2 9.8 तो 24 हो गया ना? 24 इंटू 1.2 और सीधा आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। ठीक है ना बच्चे? बताइए कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा बच्चों इस सवाल का? तो डेसिमल यहां पे 0 कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 20 बार चला गया ना? ठीक है। अब 20 से काट लो। मान लो मैं 20 से 14.2 को डिवाइड करता हूं तो कितना जाएगा? 0.71, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो 0.71 गुणा 9.8 किलोमीटर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना बच्चे? तो यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 8 और भैया यहां पे तो भैया या तो मल्टीप्लाई करो या फिर क्या निकाल लो? डिजिटल सम। बच्चों यहां डिजिटल सम क्या आएगा? 7 और 1 8, 98 का ये 9 हटा दीजिए, 8 अट्टू मट्टू 64 का मतलब 6 4 10, 10 यानी कि 1। तो जो भी आंसर आएगा इस कैलकुलेशन का डिजिटल सम 1। यहां देखिए 6 7 13 5 18, 18 हट गया 8, 9 6 5 11 8 19, 19 में से 9 हटाऊंगा, 1 डिजिटल सम ये आएगा। 6 8 14 5 19, 19 8 27, 9 डिजिटल सम। 6 6 12 8 20 5 25, 7 डिजिटल सम। तो आंसर क्या हुआ फिर? बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी है और ये आपके आरपीएफ के पेपर में आया है सवाल। आइए अगला लीजिए। क्या है बेटे? संख्या 3.9 और 0.169 का एलसीएम निकाल दो। ठीक है? एलसीएम तो पूरी दुनिया को निकालना आवे है, पर जब दशमलव लगे तो ठुक ठुक सी हो गए ना, दिल में कलेजा कहां पे है?
तो हम भैया ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी डिवाइड हो जाए। पूरी डिवाइड होने का मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिसको इन 3.9 से और 0.169 से डिवाइड करने पर बिल्कुल मेरे प्यार भी कोशेंट जो हुआ क्या आया आपका, इंटीजर आए, ठीक है ना, डेसिमल में ना आए, कंप्लीटली डिवाइड हो। तो देखो आप बताओ इनका जो भी एलसीएम होगा, जैसे 3.9 है तो एलसीएम तो 3.9 से बड़ा ही आएगा ना, यानी कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। अब जैसे 5.07 है कि नहीं सचिन? सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे। 5.07 अगर एलसीएम हो सकता है तो देखो 5.07 को अगर मैं 3.9 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई यहां एक जीरो बढ़ाओगे, दो डेसिमल हट गया, डिवाइड करोगे डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि 390 है नीचे, ठीक है, यानी कि ये एलसीएम, तो फिर एलसीएम क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? बी। अगर आप 50.7 को डिवाइड करोगे 3.9 से, इजीली डिवाइड हो रहा है, डेसिमल डेसिमल कट गया, 39 से कम 39, 11 13 बार हो गया ना। अगर आप 50.7 को डिवाइड करोगे किससे? 0.169 से, इजीली डिवाइड हो रहा है, 2 जीरो बढ़ाओ बेटा, कितनी बार? 300 बार, यानी कि यही क्या हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन से उड़ाना गजब। 6x² और 18xy का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6x² और 18xy का थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल जानते हैं आप लोग निकालना। अगर दो संख्याएं a और b हैं तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, याद कर लीजिए, b² बटा a। यहां बस आपको वैल्यू रखने, b की जगह क्या? 18xy, तो 18 का स्क्वायर 324, xy का स्क्वायर x², y², ये आ गया b² बटे a यानी कि 6x²। बोलो बंधु, तो यहां x² कट जाएगा, 6 से 324 कितनी बार? 54, तो 54y, यही क्या है? ऑप्शन तीसरा। ये बताइए रमन की इनकम कितनी है? 34,000। कितनी बचत करता है इनकम का? 28%। इनकम 11% बढ़ जाती है, खर्चा 30% बढ़ जाता है, तो पूछा है उसकी बचत में क्या चेंज आएगा, बताइए। शानदार सवाल है। रमन की इनकम 34,000 है, इनकम कितनी बढ़ जाती है? 28%। सॉरी, अपनी इनकम में कितनी बचत करता है? 28%। इनकम तो बढ़ गई 11%, खर्चा बढ़ गया मेरे भाई 30%, तो बचत में क्या चेंज होगा? क्या आप ये सवाल बना सकते हैं? तरीके बहुत सारे हैं इस सवाल को करने के। देखो मैं आपको एक तरीका ही बता देता हूं कि आप ये पता लगा लीजिए मेरे भाई कि यहां पर इसकी इनकम कितने % बढ़ी है या घटी है, पहले पता लगा लो। तो देखो इसके लिए आप डेविएशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन भी, दोनों रास्ते आपके पास हैं। मैं डेविएशन बता देता हूं। एक आदमी अपनी इनकम में से कितना खर्च करता है? 28%, यानी कि 28%, सॉरी, बचत कर रहा है 28%, यानी कि 7/25। यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 25 है तो उसमें से बचत कितनी कर रहा है? तो यानी कि बाकी का खर्चा कितना कर रहा है वो? 18। इनकम 25 है तो 7 बचत कर रहा है, बाकी का 18 वो खर्च कर रहा है। अब हुआ क्या? इनकम 11% बढ़ जाते। इनकम का मतलब समझते हैं खर्चा प्लस बचत। एक आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना बढ़ गया? 11%। खर्चा कितना बढ़ा? 30%। तो क्या आप ये पता लगाओगे कि उसकी बचत कितने % बढ़ेगी? पता लगा सकते हो, डेविएशन एलिगेशन दोनों रास्ते हैं। आप बताओ अगर किसी आदमी की इनकम 11% बढ़ी है, इनकम, तो खर्चा भी 11% बढ़ना चाहिए बच्चों, और बचत भी 11% बढ़नी चाहिए। अगर एक आदमी की इनकम 11% बढ़ी है तो खर्चा भी 11% और बचत भी 11%, लेकिन खर्चा बढ़ा कितना है? 30%। 11 से 30 कितना ज्यादा है? 19%। यानी कि खर्चा 18 का 19% ज्यादा बढ़ा है। बैलेंस करने के लिए यहां 18 का 19% क्या कर दोगे? कम कर दोगे, ठीक है ना।
कितने की बचत पर बच्चों? 7 की बचत पर बटे 7, यानी कि आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया ना सचिन? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उस आदमी की बचत घट गई है। तो ये इंक्रीज वाला आंसर या तो आंसर बी है या डी है। अगर आप देख लो तो कितना आएगा? 11 सत्ते 77, 77 में से 18 गुणा 19 कितना आएगा भैया? 324 प्लस 18 ही हो जाएगा ना। 300 कितना आ जाएगा? 324 प्लस 18 342। तो 77 माइनस 342 कितना आ जाएगा? 12 में 7 गया 5 और 33 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा आपका? 26। 265, 265 बटे 7%, ठीक है ना। ठीक है भैया, 7 5 12 26 और 1 27 7 34, हाँ माइनस 265 बटे 7% आ गया। यानी कि उस आदमी की बचत, देखो ये सवाल भी आया हुआ है, टफ है लेकिन आपको करना पड़ेगा। बचत कितनी कम होगी भालक उस आदमी की? 265 बटे 7% उस आदमी की बचत कम हो जाएगी। लेकिन सवाल में आंसर किससे पूछा? अगर परसेंटेज में पूछा होता तो यही इस सवाल का क्या आ जाता? आंसर। लेकिन पूछा है रुपए में। देखो रमन की इनकम कितनी है? 34,000। 34,000 रुपए में से हमारे रमन जी कितना बचत करते हैं? इसका 28%। रमन की बचत है, कोई दिक्कत इसमें? रमन की बचत है ये क्या? रमन की सेविंग। पूछा सेविंग में क्या चेंज आएगा? रमन की सेविंग क्या आ जाएगी? 265 बटे 7% क्या हो जाएगी? कम। बोलो बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? इतनी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बताइए कर लोगे? तो आप जानते हैं कि भैया यहां पर परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है। 7 चौक 28, ये आ गया, यानी कितना आ गया? 4%। 4% का मतलब 1/25, 1/25। तो अगर 5 से काटूंगा मेरे प्यार भी तो कितना आ जाएगा? अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30 और 5 अट्टे 40, ये 5 बार, और 5 से कितना कट जाएगा? ये 53। यानी कि इस आदमी की बचत 68 इंटू 53 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 8 या 24 एंड में क्या आएगा? यानी कि आंसर क्या हुआ? डी नहीं हुआ, बी ऑप्शन हुआ। बताइए, है ना गजब सवाल। ठीक है भैया, तो दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में तो ही होगा। सवाल नंबर क्या है आपके सामने? 13। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इन दोनों का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो उनका मध्य अनुपाती क्या आएगा? रूट ए बी। ये दो संख्याएं दी हैं, इनकी शकल मत देखो कितनी बुरी है। क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। तो सीधा इनकी गुणा कर दीजिए और गुणा करके क्या ले लो? ये क्या आ गया? इनका मीन प्रोपोर्शनल आ गया बच्चे। कोई तकलीफ? तो हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा तो मैं नहीं करूंगा, मैं क्या चेक कर लूंगा? ऑप्शन से जो ऑप्शन सेट कर जाए वो आंसर है। देखो यहां भी रूट वाला है, रूट यहां भी, रूट यहां भी, रूट यहां भी, तो हम पहले इंटीजर चेक कर लेते हैं क्या आता है ना। इंटीजर कैसे आएगा? 21 गुणा 16, 21 गुणा 16 कितना आएगा? 320 और 16 336। बताओ इंटीजर कैसा आएगा? जब रूट की रूट में गुणा हो जाएगी। 16 रूट 2 और माइनस 7 रूट 2 कितना आएगा? 16 सत्ते 112, 112 दूनी 200, यानी कि 336 माइनस 224 कितना आएगा? 100। तो इंटीजर आएगा बेटा 112, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। इंटीजर तो बचेगा 112, तो क्या आंसर होगा? पूरी गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑप्शन से उड़ा लेंगे, आगे आ जाएंगे। सवाल नंबर है 14। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये सवाल है मेरे भाई, पढ़ो। सवाल केवल देखने में नया लगता है, करने में नहीं। आरोही को 907 किलोमीटर दूर स्थित लखनऊ 14 घंटे में पहुंचना है। 5 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 32 किलोमीटर पर आवर थी। अगले 81 किलोमीटर के लिए उसने 27 किलोमीटर पर आवर की चाल ली। 14 घंटे के निर्धारित समय में लखनऊ पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी चाहिए? समझे सचिन? आरोही को अपने घर से कहां जाना है? लखनऊ। कितना दूर? 907 किलोमीटर दूर। ठीक है, कितने घंटे में पहुंचना आरोही को? 14 घंटे में। 5 घंटे तक किस स्पीड से चली? 32। अगर 1 घंटे में 32 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो 5 घंटे में कितना जाएगी? 160 किलोमीटर।
160 किलोमीटर चल ली। फिर अगली डिस्टेंस कितनी गई? 81 किलोमीटर की। तो मुझे बताइए अब रिमेनिंग की डिस्टेंस उसको कितनी जानी है? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना जाना है बताइए बच्चों। तो 907 में से कितना घटाओगे? ये 241। 907 में से 241 घटाइए 6, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 666। 666 आ जाएगा ना ये। यानी कि अब उससे 666 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कि नहीं बच्चों? पूछा है निर्धारित समय में लखनऊ पहुंचने के लिए किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। 666 किलोमीटर जाना है। टोटल कितना टाइम लगना चाहिए उसे बेचारी को? 14 घंटे। 14 घंटे में से वो 5 घंटे तक तो गई है 32 की स्पीड से, 14 में से 5 घंटे बीत गए, है कि नहीं? फिर अगले 81 किलोमीटर गई है कितने की चाल से? 27 की चाल से। तो कितना टाइम लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 81 बटे 27, 3 घंटे। तो 14 में से 5 और 3 8 घंटे बीत गए। तो बाकी डिस्टेंस कितने टाइम में जानी है? यानी कि 666 किलोमीटर 6 घंटे में जाना है। तो किस स्पीड से अब उसको चलना पड़ेगा? 111 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है कि नहीं? शानदार सवाल। 15वां, एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख, जिसमें से 1,81,000 पुरुष हैं। 47% जनसंख्या लिटरेट यानी कि पढ़ी लिखी है। 35% पुरुष साक्षर है, 35% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो आपसे पूछा है फीमेल कितने परसेंट लिटरेट है, महिलाएं कितने परसेंट पढ़ी लिखी हैं? ये बहुत वायरल सवाल है। जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,62,000, उसमें से 1,81,000 पुरुष हैं। आधा ही है यार ये तो। 362 का आधा ही है ना 181। यानी कि मैं कह सकता हूं 3,62,000 में से आधा 1,81,000 पुरुष है, और यानी कि आधी औरत होंगी। यानी कि मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 3,62,000 का हाफ हो गया ना, आधा पुरुष आधी औरत, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या बराबर है, इक्वल है। अब पूरी कितनी पॉपुलेशन पढ़ी हुई है? 47%। पूरी पॉपुलेशन में 47% लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 35%। तो सवाल यह है कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? भैया जब मेल फीमेल की संख्या बराबर है तो 47 क्या आएगा? एवरेज होगा। अगर बेस सेम है मेरे प्यारे भाई तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? हमेशा एवरेज। मेल फीमेल की संख्या बराबर है तो 35% पुरुष पढ़े लिखे हैं, ये पता नहीं कितने परसेंट महिलाएं पढ़े लिखी हैं। ओवरऑल कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करके। तो जब ये एवरेज है तो मैं एवरेज को बैलेंस कर लेता हूं ना। ये 47 से 35 कितना कम है? 12 कम है। भाई 47 तो एवरेज बनना चाहिए, तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी ज्यादा होंगी? 47 से 12 ज्यादा, यानी कि कितना? यानी कि 59% महिलाएं पढ़ी लिखी है। पूरी दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे, है कि नहीं? 16वां, निम्नलिखित को सरल कर दो चुपचाप। चुपचाप करना बेटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 प्लस साइन इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन। ये बताइए, बताओ बच्चों, करोगे? त्रिकोणमिति का सवाल है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का। तो आपके पेपर में आने में कौन सी शर्म है इसको बताइए। इस सवाल में आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा, ठीक है बच्चे। 0,90 तो प्रॉब्लम करेंगे ना ऑप्शन, इसके अलावा 45 डिग्री रख लो या 30 डिग्री रख लो। लेकिन यहां मुझे सीधे सीधे फॉर्मूले दिख रहे हैं। क्या आप लोगों को फॉर्मूले दिख रहे हैं मेरे भाई? ये क्या है दिख रहा है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है? याद करो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद करो, कॉपी में लिख लो, बहुत जरूरी है, जहां भी दिखे ठोक देना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या है बेटा? साइन माइनस कॉस इंटू ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस टेन थीटा बटे कॉट थीटा क्या आएगा? 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन इंटू कॉस, ये आ जाएगा ना।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/साइन इंटू कॉस, है कि नहीं सचिन? ठीक है, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखा करो मेरे भाई, साइन को एस और कॉस को सी, ज्यादा इज्जत नहीं। अब मुझे मेरे भाई क्या सॉल्व करना है? ये यार ये तो हर बालक जाने हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। भाई ये दोनों रिश्तेदार हैं मेरे भाई। देखो यहां नीचे साइन है, यहां तो साइन नहीं है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चीज क्या है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई सेम कर दिया करो। साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस, हो गया ना। यानी कि साइन बटे 1 प्लस कॉस का मतलब है 1 माइनस कॉस बटे साइन, और इसका क्या मतलब है? 1 प्लस कॉस बटे साइन। बोलो। और आप ये बात जानते हैं कि बटे साइन तो आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 बटे साइन थीटा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ध्यान सुनेगा, 1 प्लस साइन कॉस से 1 प्लस साइन कॉस कट जाएगा। डिवाइड करो, साइन को डिवाइड करेंगे साइन इंटू कॉस से, तो क्या आएगा? 1/कॉस, माइनस एक कॉस है। कॉस को डिवाइड करेंगे साइन इंटू कॉस से, तो क्या आएगा? 1/साइन। भाई साइन माइनस कॉस को साइन इंटू कॉस से डिवाइड करेंगे, 1/साइन प्लस 2/साइन। तो 2/साइन माइनस 1/साइन क्या आ जाएगा? प्लस का 1/साइन, यानी कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक थीटा प्लस 1/साइन कॉसेक थीटा। तो बेसिक से सवाल फटाफट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 17। बताओ, यदि 7.5 रेशियो 19.5 प्रोपोर्शन 16 रेशियो एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल। ये क्या साइन है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का। कभी भी ऐसा साइन आए तो बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा क्या कर दो? बराबर। सवाल सॉल्व। यानी कि 7.5 गुणा एक्स बराबर राइट साइड में क्या आएगा बच्चे? 19.5 गुणा 16। अब बताइए बच्चों क्या आएगा? ठीक है, इससे कटेगा ये 15 से कटेगा भैया। 15 पंजे 75 और 15 गुणा 13 195 होता है ना। 1.5 से काट लो 1.5 से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 13 गुणा 16 160, 208, 208/5। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे 416/10, यानी कि 41 पॉइंट। क्या आंसर है? क्या ऑप्शन है? आइए 18वां। 17,700 रुपए को 2 साल के लिए 4% ब्याज दर पर जमा किया जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? सरल सी बात है। आप बताओ मेरे भाई, यहां आपको प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है 2 साल, ब्याज की दर कितनी है? 4% पर एनम। आप बताओ अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल के CISI का डिफरेंस क्या होता है? R²/100%। अगर ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो 2 साल के CISI का जो डिफरेंस आएगा वो 4²/100, यानी कि 0.16% होगा प्रिंसिपल का, है ना। या प्रिंसिपल कितना है? 17,700 रुपए। इसका क्या करना है आपको? केवल 0.16% निकालना है, केवल होले होले निकल जाएगा। है सचिन? परसेंटेज से 2 0, तो भैया ये तो हो ही जाएगा। 16 सत्ते 112, 2 11, 16 सत्ते 112 और 11 123 और 3 12, 16 कम 16 12 28, 28.32 रुपए। ठीक है ना। आइए देखो, ये सवाल मैंने सीजीएल के पेपर का डाला है, एक मुझे अच्छा लगा, आपको भी करना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात कितना है? 3:5। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। जैसे ही बच्चे रेशियो देखते वो क्या करने लगते हैं मेरे भाई? इमोशन में आके एक्स की माना 3x 5x भुजाएं हैं। सुनो,
एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, एरिया किस में नापते हैं? सेंटीमीटर, और परिमाप किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। दिमाग लगाइए। समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा और आधार का अनुपात कितना है? 3:5, यानी कि ये समान भुजा 3 है तो ये कितना हुआ? 5, ठीक है ना। अब यहां दिक्कत ये है कि अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में सामने वाले वर्टेक्स से क्या करते हो? लंब डालते हो। क्या करते हो? लंब डालते हो। तो क्या करेगा? बेस को आधा आधा करेगा कि नहीं? आधा आधा करेगा ना बच्चों। तो यहां 5 का अगर आप आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 में चला जाएगा ना। तो इजी रहे आपकी कैलकुलेशन, इसके लिए क्या करते हैं? इस रेशियो को आप 2 से गुणा कर लो, बस इतना ही लॉजिक है कि नहीं बच्चों? यानी कि अगर प्रत्येक समान भुजा, ये 3:5 को 2 से गुणा कर लो, 6:10 हो जाएगा। अगर प्रत्येक समान भुजा 6:6 है तो इसका मतलब इसका बेस कितना है? 10। प्रत्येक समान भुजा और बेस का रेशियो क्या आएगा? 6:10। यानी कि अगर ये बेस 10 है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा आधा, 5:5। तो एरिया, ये हाइट कितनी आ जाएगी इसकी? पाइथागोरस से 90 के सामने 6 है, 5 है, पाइथागोरस से अंडर रूट 6 का वर्ग 36 माइनस 5 का वर्ग, 36 माइनस 25 यानी कि कितना? रूट। इसकी हाइट कितना आएगी पाइथागोरस से? रूट 11। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया अगर आपको रेशियो दिया है मेरे भाई तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए एरिया क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है? 1/2 आधार है, आधार का आधा, और ये क्या है? यानी कि इनकी सिंपल मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट क्या आ जाता है? एरिया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या आ गया? 5√11। रेशियो के हिसाब से ये एरिया आया ना, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग एरिया दिया कितना है? 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया दिया? 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना? 16 गुना। तो एरिया यहां पर कितने गुना हो रहा है? 16 गुना। आपसे क्या पूछा है? इस त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा मेरे भाई? तीनों भुजाओं का योग, 6, 6, 12 और 10, 22। तो 22 की वैल्यू बच्चे यहां गलती ये करेंगे कि 16 गुना कर देंगे। नहीं, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि परिमाप नापेंगे सेंटीमीटर में। अगर एरिया 16 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर 16 का अंडर रूट होगा, कि यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 होगी सेंटीमीटर की ना, तो यानी कि 88। तो त्रिभुज का परिमाप आएगा 88 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन है ना। गजब सवाल। आइए सवाल नंबर आपके सामने 20। √1 + cos A / 1 - cos A, दैट्स इट। इतना सही सवाल है। ये एक वायरल सवाल है त्रिकोणमिति का, जो आता ही आता है मेरे भाई, ज्यादा मत लिखा करो। क्या है सवाल? √1 + cos A / 1 - cos A। जिंदगी में कभी भी ऐसा सवाल आए, 1 + cos 1 - cos रिश्तेदार, इनकी गुणा करके क्या आएगा? साइन स्क्वायर है। तो नीचे यहां पे आपको हमेशा रेशनलाइजेशन करना है। नीचे क्या दिख रहा है? 1 - cos। तो ऊपर नीचे आप क्या करिए? 1 + cos से गुणा, 1 + cos से नीचे भी और ऊपर भी। अब आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा? 1 + cos गुणा 1 + cos, 1 + cos का होल स्क्वायर। अब आप बताओ नीचे क्या आ जाएगा? 1 + cos 1 - cos इंटू 1 + cos साइन स्क्वायर। 1 - cos इंटू 1 + cos साइन स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चे। और इसका क्या ले लेंगे आप? अंडर रूट। तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 1 + cos A / sin A। अब एक को साइन ए से डिवाइड करो अलग अलग। एक को साइन ए से डिवाइड करेंगे कोसेक ए, प्लस कॉस को साइन ए से डिवाइड करेंगे कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या आंसर रहा जी? सी। बढ़िया सवाल है ना आज के टेस्ट में सारे। बताइए सवाल नंबर क्या है आपके सामने? 21 करिए। ये सवाल भी रेल में बहुत आया है। बहुत का मतलब बहुत। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं।
यदि सलज अपनी चाल दुगनी कर दे तो सलज को केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे यहां इक्वेशन बनाने लग गए तो रोन लगेंगे ना। देखो भाई, यहां दो लोग हैं, सलज और केविन। दूरी तो सेम ही जा रहे हैं, 182 किलोमीटर। सवाल ये कह रहा है कि 182 किलोमीटर जाने में सलज को केविन से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। मान लो जैसे केविन को ये टाइम लगता है, ठीक है भाई, ये है केविन का टाइम। तो सवाल के अकॉर्डिंग 182 किलोमीटर जाने में सलज को केविन से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है ना। इनिशियली शुरुआत में सलज को केविन से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। बोला अगर सलज अपनी स्पीड डबल कर दे, तेज स्पीड से जाए, तो इसी सलज को फिर केविन से 9 घंटे क्या लगेंगे, कम। बोलो, लेकिन कब होगा, अगर सलज अपनी स्पीड डबल कर दे तो सलज को केविन से जहां पहले 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे, अब 9 घंटा कम लगेगा। सलज की स्पीड, अच्छा सलज की स्पीड कौन सी वाली, पुरानी वाली इनिशियल स्पीड। यहां तो अपनी सलज ने स्पीड दुगनी कर दी ना, ये नहीं पूछा, सलज की ओरिजिनल स्पीड पूछा इनिशियली, है ना। तो आप बताइए, यहां ध्यान से सुनेगा, किस पे ध्यान देंगे, सलज पे। सलज ने अपनी स्पीड डबल कर दी। स्पीड डबल करने मतलब अगर सलज की स्पीड पहले 1 थी तो 1 से 2 हो गई, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, सलज भी और केविन भी। कितना, 182 किलोमीटर, 182। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है सचिन, उल्टा। अगर सलज की स्पीड डबल होगी 1 से 2, तो टाइम का रेशियो उल्टा रहेगा, 2:1। यानी कि सलज को पहले 2 यूनिट समय लगता था, तो अब कितना समय लगता है। तो मैं यहां पे क्या निकाल पाऊंगा, टाइम का डिफरेंस, 2 और 1 का डिफरेंस 1 यूनिट। भाई पहले सलज केविन से 4 घंटे ज्यादा लेता था, अब सलज केविन से 9 घंटे कम लेता है। तो सलज जो टाइम ले रहा है उस टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 और -9 का डिफरेंस 13, यानी कि 1 की वैल्यू 13 घंटे। तो सलज को इनिशियली कितना टाइम लग रहा था, 2 की वैल्यू कितनी, 26 घंटे। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सलज शुरुआत में 26 घंटे में कितना जाता था, 182 किलोमीटर। तो सलज की स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बटे टाइम, किलोमीटर पर आवर। बताओ कितनी बार चला जाएगा ये, 7 बार। यानी कि सलज की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, है ना। जबरदस्त। आइए 22वां करो। ये तो बेईमान दुकानदार का सवाल है। एक दुकानदार 30 रुपए किलो की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपए केजी की दर से खरीदा था। ये तो बिजनेस है, 24 रुपए किलो की चीनी 30 रुपए किलो में वो बेच रहा है। बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम के स्थान पर केवल y ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार कुल कितना लाभ कमाता है, 66 सही 2/3% का लाभ कमाता है। पूछा y का मान ज्ञात कीजिए। दुकानदार दोनों तरीके से मुनाफा कमा रहा है, प्राइस भी बढ़ा के दे रहा है और वजन भी कम तोल के दे रहा है। भाई दुकानदार पहले 24 रुपए किलो की चीनी खुद खरीद के लाता है और ग्राहक को बेचता है 30 रुपए किलो की, ये प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन वजन में भी बेईमानी करता है। अगर कोई कस्टमर 1000 ग्राम वजन मांगता है तो 1000 ग्राम नहीं देता, उससे कम ही देता है y ग्राम, तभी तो मुनाफा कमाएगा। यानी कि कस्टमर ने 1000 ग्राम मांगा तो उसने कितना दिया, केवल y ग्राम ही। यानी कि y ग्राम दुकानदार का कॉस्ट है, y ग्राम सामान देके पैसा कितने का ले लिया, 1000 ग्राम का ले लिया, है ना। तो दुकानदार का इन्वेस्टमेंट y ग्राम पर, पैसा लिया 1000 ग्राम का, दोनों की सीधी सीधी गुणा क्या आएगा, प्रॉफिट। और दुकानदार का प्रॉफिट होता कितना है, 66 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन लो 2/3, 33 सही 1/3%, 1/3 ये डबल है। यानी कि दुकानदार को 2/3 का प्रॉफिट है। 2/3 का प्रॉफिट मतलब 3 का सामान अल्टीमेटली कितने में बेका, दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए कि नहीं। अब बताओ, 6 पंजे 30, 6 चौक, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 5 से कट गया, 4 से 1000, 250, y बराबर क्या आएगा, 250 गुणा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तो 750 ग्राम सामान ही देता है वो 1000 ग्राम के बजाय। आंसर क्या हुआ, है ना गजब ये भी सवाल। आइए सवाल नंबर 23, ये बताइए बच्चों।
साइन 37 गुणा कॉस 53 प्लस कॉस 37 इंटू साइन 53 माइनस ये। देखो सॉल्व करना है, देखते ही पता लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड सवाल है ना सचिन। अच्छा ये तो साइन ए प्लस बी ही बन गया बच्चों, ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला, देख रहे हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ए की जगह 37 है, बी की जगह 53, तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 37 प्लस 53, 37 प्लस 53 यानी कि साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस। ये बताओ बच्चों ये क्या हो रहा है, अगर एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, 37 53 90 है, तो यहां पे कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 क्या आ जाएगा 1, यहां किससे गुणा है 4 से, तो 4 कॉस स्क्वायर 37 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 क्या आएगा 4, 4 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -3 बटे नीचे क्या है 47 और 43 भी तो 90 है। देखो 47 का कॉम्प्लीमेंट्री 43, 10 किस में बदलेगा कॉट में, तो कॉट स्क्वायर 43 हो गया। आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, वही फॉर्मूला तो पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये उल्टा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो -1, -1 प्लस 4 यानी कि नीचे +3 आएगा, ठीक है, तो 3 से 3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, तो इस सवाल का आंसर है। बेहतरीन सवाल एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आ गया। ये सवाल नंबर आपके सामने 24 बनाओ। a प्लस बी प्लस सी 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152, पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है बालको, ये सवाल आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपको इसका फॉर्मूला ना आता हो इन दोनों में। 90% बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला पावर ए की पावर 2 है ना। क्या फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो बात समझे। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद है तो यहां पागलों की तरह वैल्यू रख दो। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 20 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152, 152 का 3 गुना 456 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना 20 का स्क्वायर 456 माइनस 400 कितना आ गया 2 से 56 कितनी बार चला गया तो 28 गुणा 20 कितना 560 है। कोई ऑप्शन चौथा ऑप्शन कुछ मुश्किल है नहीं। तो खुशी खुशी अब हम करेंगे आज की क्लास का और हमारे इस एक्सपेक्टेड पेपर का आखिरी सवाल। बताइए कौन करेगा। द मीन ऑफ डाटा इज 42 एंड इट्स मीडियन इज 53। तो आपसे पूछा है मोड क्या होगा इस डाटा का इंपेरिकल फॉर्मूला से। बताओ जी, इंपेरिकल फॉर्मूला भी आपको याद ना है फिर कहो हमसे सवाल ना होते। भाई इंपेरिकल फॉर्मूला है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। यहां पे मीडियन कितना है बस वैल्यू तो रखनी है। मीडियन कितना है 53, 3 गुणा 53। मीन कितना है यहां पे यानी कि 2 गुणा 42। तो 53 तिया 159 माइनस 42 दूनी तो कितना आ जाएगा 75। ये क्या आपका आ गया मोड, ऑप्शन नंबर खत्म। ठीक है जी। इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा
कि आपको इसमें से पेपर में सीधे सवाल देखने को मिले। ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं है तो खुले खुले मन से पेपर तो दे आओ मेरे भाई, पेपर देना भी एक तरह का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कर रही है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रेलवे फाउंडेशन बैच जो हम रेलवे के लिए डेडिकेटेड पढ़ा रहे हैं, जिसमें रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, एसएससी या किसी स्टेट एग्जाम के नहीं, केवल रेलवे ही हम लोग पढ़ेंगे। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सबकी तैयारी 999 में ही लाइव बैच से घर बैठे बैठे कर सकते हो मेरे भाई, आपको घर से बाहर निकलने तक की जरूरत नहीं है। रेलवे में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपका डेली की 6-7 घंटे की पढ़ाई, ये बैच और घर के आसपास एक लाइब्रेरी हो या आपके घर में ही पढ़ाई का माहौल हो, बस इतना काफी मेरे भाई, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो तो ये टेस्ट हमारा जो है पूरी तरीके से समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से खुद से कितने सवाल सही कर लिए। टेस्ट का लेवल बढ़िया था आज का।